हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, आइए जल्दी से देख लेते हैं और हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखो, जैसे कि हम सभी जानते हैं पॉलिटिकल साइंस में फैक्ट, कॉन्सेप्ट और रिवीजन है। मतलब फैक्ट्स हमें पता होना चाहिए, हर एक चीज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और इसी के साथ इन्हीं सारी चीजों को रिवाइज करते हुए हमें हमारी एग्जाम की प्रिपरेशन को बेस्ट बनाना है। ठीक, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ देखो कीवर्ड्स भी होते हैं, तो हर एक कीवर्ड को पॉलिटिकल साइंस में जैसे कुछ कीवर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उनके मीनिंग भी हम देखेंगे और इसी के साथ हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। आज का हमारा सेशन है क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर 2, कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर। अब टॉपिक देख लेते हैं। तो टॉपिक है द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। तो इससे पहले की अगर हम बात करें तो हम हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ रहे हैं। इसी सेशन में हमने इससे पहले वाले सेशन में क्या समझा, आसियान और उससे पहले यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्टरी पार्ट भी देख चुके हैं जिसमें हमने चाइनीज इकोनॉमी से रिलेटेड 2 फोटो देखी थी और इसमें इमेजेस थी, मतलब, और उसमें हम समझ पा रहे थे कि किस तरीके से चाइनीज इकोनॉमी का एक तरीके से बूस्टअप आया और कहाँ पर जाकर हम मॉडर्न इकोनॉमी में चाइनीज की इकोनॉमी को देखते हैं, चाइना की इकोनॉमी को देखते हैं। ठीक, तो सेशन को स्टार्ट करेंगे। सेशन में हम देखेंगे कि जो कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर आ रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जिस तरीके से एक कोलैप्स होता है और फिर बाइपोलैरिटी खत्म होती है, यूनिपोलैरिटी हम देखते हैं, उसके बाद और कौन सी पावर्स थी, सेंटर ऑफ पावर्स रही हैं जो आगे बढ़ती हैं और आज के डेट में वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। उन्हीं सारी इकोनॉमी में जैसे यूरोपियन यूनियन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, ठीक उसी तरीके से चाइना की इकोनॉमी भी है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे चाइना की इकोनॉमी बूस्टअप होती है और क्या कॉन्सेप्ट रहे हैं, यह हम देखेंगे और स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमको बताया गया है कि अब हम थर्ड अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर पर जाने वाले हैं, जो मेजर अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है। ठीक, एंड और इमीडिएट नेबर चाइना, तो हमारा पड़ोसी देश है चाइना। ठीक, तो चाइना के बारे में हम पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है, ये आपको वीडियो के एंड तक आपको मेरे साथ बने रहना है और टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लेना है और समझ आ जाएगा कि क्या पढ़ना था, कैसे पढ़ना था और कितना हमने नॉलेज गेन कर लिया है। अब ये जो कार्टून की हम बात कर रहे हैं, तो हमारी बुक में बताया गया है कि पेजेस पर जो फॉलोइंग पेजेस पर कार्टून दिए हुए हैं, जो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में समझे हैं, उसमें बताया गया है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में करंट मूड क्या है चाइना की राइज, इकोनॉमी राइज लेकर एज एन इकोनॉमिक पावर और चाइनाज इकोनॉमिक सक्सेस। 1978 से हम चाइना की इकोनॉमी को सक्सेसफुल होते हुए देख रहे हैं। has been linked to its rise as a great power। मतलब देखो, यहाँ से 2 चीज़ें निकल कर आती हैं। सबसे पहले ये बताया गया है कि वर्ल्ड लेवल पर चाइना की इकोनॉमिक पावर जिस तरीके से आगे बढ़ रही थी, उस टाइम पर सब उसको किस तरीके से देख पा रहे थे। और दूसरी चीज़ हमें देखना है कि 1978 से चाइना की इकोनॉमी सक्सेस करना स्टार्ट करती है, मतलब एक तरीके से ग्रोथ होती है और ऐसे ग्रोथ होते होते तक चाइना क्या बन जाता है, ग्रेट पावर। ये दोनों चीज़ें हमें उस कार्टून से समझ में आती हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी टॉपिक्स को बहुत डिटेल्ड में पढ़ लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स हैं, प्रिपरेशन है, वो सभी कंप्लीट हो जाएगी। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना आज की डेट में, आप बताइए, आप कभी भी अगर बात करें डेवलप्ड कंट्रीज़ की, ठीक है, उसमें आप क्या बोलते हैं, या डेवलपिंग कंट्रीज़ की भी आप बात करें तो किसने सबसे ज़्यादा ग्रो किया, सबसे जल्दी ग्रो किया, किसका नाम लेते हैं? ऑब्वियस है, इसलिए नहीं कि हम इंडिया, हम उसके नेबर हैं इस वजह से, बट ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा गया कि चाइना ने ही सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी तरीके से राइज किया है। तो चाइना फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रही है जब से रिफॉर्म्स स्टार्ट हुए। ठीक है, मतलब बहुत सारे चेन ऑफ इवेंट्स थे, इन चेन ऑफ इवेंट्स के बाद रीजनल वाइज काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने ग्रो करना स्टार्ट किया और ग्रो करने के लिए क्या किया, इन्होंने रिफॉर्म्स किए। तो ये कहा गया कि जब से सुधार शुरू हुए, जब से रिफॉर्म्स स्टार्ट हुए, तभी से चाइना ग्रेट पावर की तरह जो आज बना है, उसका कारण ये रहा है कि तभी से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रही है। ये प्रोजेक्ट किया गया कि 2040 में
वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना बन जाएगी और ये किसे ओवरटेक कर देगी, ये ओवरटेक कर देगी यूएस को। तो ये पॉइंट निकल के आता है, ये कुछ एस्टिमेशंस है, ये प्रोजेक्शन लगाए जाते हैं कि जिस तरीके से कोई भी चीज़ बढ़ रही है, जैसे हम भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं, कुछ चीज़ जैसे कि कुछ डेवलपमेंट चल रहा है, मान लीजिए आपके घर के आसपास कोई भी रोड के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब अगर वो काम तेज चल रहा होगा तो आप कहेंगे यार ये 1-2 महीने में इतने किलोमीटर तो बन जाएगा, और अगर काम बहुत धीरे चल रहा है तो आप क्या कहेंगे, पता नहीं 1 साल लग जाएगा इसे तो बनते बनते। तो इस तरीके से चाइना की ग्रोथ देखते हुए इकोनॉमी में ये प्रोजेक्शन लगाया गया है कि 2040 में जो ग्रेटेस्ट इकोनॉमी होगी वो चाइना होगी, और ये किसे ओवरटेक कर देगी, यूएस को, ठीक, यूनाइटेड नेशंस को। अब अगर इसके इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करें, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मतलब क्या, अब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब जो इकोनॉमी है, ठीक, इसमें ये क्या क्या कौन से डायमेंशंस को कवर कर रहा है, कितने एरिया को कवर कर रहा है, कितना डेवलपमेंट कर रहा है, हर एक चीज़ को एक साथ लेकर आकर खड़ा रख रहा है और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर रहा है। आसपास के रीजन हैं, आसपास की कंट्रीज़ हैं, उनके साथ कैसे वर्क कर रहा है। तो ये देखा गया कि इसकी जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है रीजन में, मतलब पर्टिकुलर क्षेत्र में, अगर हम साउथ ईस्ट और एशिया की ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ईस्ट एशियन ग्रोथ का ये ड्राइवर है, ठीक है। मतलब जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर अगर ग्रोथ की बात करें तो उसका ड्राइवर कौन हो जाएगा, चाइना, देयर बाय गिविंग इट इनॉर्मस इन्फ्लुएंस इन रीजनल अफेयर्स। और इस वजह से कोई भी रीजनल अफेयर्स होते हैं आसपास, मान लीजिए, अब रीजनल अफेयर्स क्या हो सकते हैं, मान लीजिए कि आसपास की जो कंट्रीज़ हैं चाइना की, वो डेवलपमेंट की बात कर रही हैं। अब डेवलपमेंट कैसे होगा, या तो सोशली, इकोनॉमिकली, ठीक, या पॉलिटिकली, इस तरीके से डेवलपमेंट होगा। इन सभी चीज़ों के लिए अगर इस रीजन को या रीजनल डेवलपमेंट करना है तो कोई भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं या कोई भी रूल्स बनाए जा रहे हैं, कुछ भी XYZ कुछ भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है चाइना। क्योंकि अगर हम ईस्ट एशियन रीजन की बात करें तो ईस्ट एशियन रीजन में अगर यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, तो इसका ड्राइवर किसे कहा जा रहा है, तो इसका ड्राइवर कहा जा रहा है चाइनीज़ इकोनॉमी को या चाइना को, ठीक। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि चाइना रीजनल एरिया में या रीजन में किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, तो हमको बताना है कि इसका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की वजह से ये ईस्ट एशियन ग्रोथ का ड्राइवर बनता है, और इसी के साथ साथ रीजनल अफेयर्स कुछ भी होते हैं तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कौन हो, मतलब किससे होते हैं, तो चाइना से होते हैं, ठीक है। इसका इनॉर्मस इन्फ्लुएंस है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इसकी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ की बात करें, अभी तक हमने क्या देखा कि ये ग्रो कर रहा है बहुत जल्दी से, ठीक है, रीजन में भी ये कहीं ना कहीं तक इन्फ्लुएंस कर रहा है, बट इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जो चाइना की इकोनॉमी को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर। और अगर हम देखें तो इंडिया की डाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी के साथ कल्चर, ट्रेडिशन, पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तक स्ट्रेंथ है। तो ठीक इसी तरीके से चाइना की स्ट्रेंथ क्या है इकोनॉमी के लिए, तो ये देखा गया कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इकोनॉमी टुगेदर विद अदर फैक्टर्स सच एज, जैसे कि पॉपुलेशन, लैंड मास, पॉपुलेशन हम जानते हैं नंबर 1 पर है पॉपुलेशन में। लैंड मास की अगर हम बात करें तो लैंड मास में भी सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज, रीजनल लोकेशन जिस तरीके से चाइना की है सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है चाइना, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, और इसी के साथ साथ ये सारी चीज़ें इसकी पावर में ऐड होती जाती हैं और ज़्यादा इसको सिग्निफिकेंट तरीके दिखाती जाती हैं, इंपॉर्टेंट वेज बताती जाती हैं, और ये अपने सेक्टर, इकोनॉमी सेक्टर में ग्रोथ करता जाता है। अब अगर यहाँ पर कुछ हिस्ट्री की हम बात करें तो हिस्ट्री में देखा गया कि 1949 में जैसे ही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनती है फॉलोइंग द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ, माओ के यहाँ पर याद रखना है, इन्हीं के लीडरशिप में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक। इसके बाद क्या आई, तो ये आई पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना,
ठीक है, यहाँ से देखा गया इनकी इकोनॉमी किस पर बेस्ड थी, ठीक है। तो इसके बाद ये जो पार्टी हम देख रहे हैं, और इन्होंने कौन सा मॉडल अपनाया अपनी इकोनॉमी के लिए, तो इन्होंने सोवियत मॉडल को फॉलो किया था इकोनॉमी के लिए। तो जो इकोनॉमी थी वो किस चीज़ पर बेस्ड थी, बेस्ड ऑन दी सोवियत मॉडल। इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिस्ट चाइना क्या करते हैं, अपने आप को कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से लिंक करने की सारे प्रयास करते हैं, कोशिशें करते हैं। इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिस्ट चाइना चूज टू सर्व इट्स लिंक्स विद द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। देखो यहाँ पर क्या किया, सोवियत मॉडल पर बेस्ड जो थी एक तरीके से इकोनॉमी थी, और ये इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो बैकवर्डनेस थी, बहुत पीछे था, बट ये क्या कर रहा था, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से अपने आप को अब्रीस्ट करने की कोशिश कर रहा था। इसकी बहुत कम चॉइस थी, बट टू फॉल बैक ऑन इट्स ओन रिसोर्सेज एंड फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑन सोवियत एड एंड एडवाइस। ये कहा गया कि ये क्या कर रहा था, इसके पास अपने खुद के सारे रिसोर्सेज थे, तो रिसोर्सेज के लिए तो ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं था। बट अगर हम बात करें सोवियत की, तो सोवियत की हमेशा हेल्प और एडवाइस इसने लेने की कोशिश की है। ये जो मॉडल इसने लेकर आया है एक, तो यहाँ पे चाइना डिसाइड करता है कि एक मॉडल क्रिएट किया जाएगा, और ये मॉडल होगा स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्री सेक्टर फ्रॉम द कैपिटलिस्ट एक्यूमुलेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर। यहाँ पर चाइना ने डिसाइड किया कि हमें क्या चाहिए, कैपिटल तो चाहिए है, कैपिटल चाहिए है, और उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या किया गया, इन्होंने डिसाइड किया एक ऐसा मॉडल जिसमें कहा एग्रीकल्चर से एक्यूमुलेट करेंगे कैपिटल, मतलब एग्रीकल्चर से हमारे पास कैपिटल आएगा, और इस कैपिटल को हम इन्वेस्ट करके क्या करेंगे, हैवी इंडस्ट्रीज सेक्टर का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये था मॉडल चाइना का। समझ में आया? आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ है तो फिर से एक बार समझ लीजिए। चाइना ने यहाँ पर क्या किया, एक मॉडल लेकर आया। इसमें क्या कहा गया कि स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्रीज सेक्टर, मतलब कि हम किसी पर डिपेंड नहीं होंगे, हैवी इंडस्ट्रीज के लिए हम अपना ही हैवी इंडस्ट्रीज सेक्टर बनाएंगे। तो चाइना ने सोचा कि चलो ठीक है, ऐसा तो हमें करना ही है, बट इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, कैपिटल कहाँ से आएगा। तो चाइना ने डिसाइड किया कि जो हमारा एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से हम कैपिटल एक्यूमुलेट करेंगे, और जो कैपिटल जनरेट होगा वो कैपिटल हम लगाएंगे हैवी इंडस्ट्रीज सेक्टर बनाने के लिए। क्लियर हुआ? अब as it was short of foreign exchange that it needed in order to buy technology and goods on the world market, China decided to substitute import by domestic goods. यहाँ पर अब चाइना को जो टेक्नोलॉजी थी, अगर हम चाइना में टेक्नोलॉजी की बात करें तो उससे पहले ये देखा गया कि फॉरेन एक्सचेंज इतना नहीं था। फॉरेन एक्सचेंज देखा है ना, फॉरेन एक्सचेंज होता है, एक कंट्री हमें कुछ प्रोवाइड कर रही है, उस कंट्री को हम कुछ सेंड कर रहे हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। बट इतना इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाइना की तरफ से नहीं था कि चाइना टेक्नोलॉजी खरीद पाए, तो यहाँ पे और गुड्स को परचेस कर पाए। तो वर्ल्ड मार्केट में चाइना डिसाइड करता है कि जो हम डोमेस्टिक गुड्स बनाएंगे, मान लीजिए एग्रीकल्चर के जो भी गुड्स हम बना रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट किसे करवाएंगे, तो सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक गुड्स। तो इस तरीके से हम फॉरेन एक्सचेंज करेंगे। सीधा सा मतलब है, ये कहा गया कि टेक्नोलॉजी और गुड्स को फॉरेन एक्सचेंज में क्या करना है, चाइना को चाहिए, मतलब कि टेक्नोलॉजी और गुड्स चाइना को चाहिए है, बट उस लेवल पर फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। तो अब चाइना ने डिसाइड किया कि ये अपने सब्स्टिट्यूट को इंपोर्ट्स करेंगे बाय डोमेस्टिक गुड्स। ठीक, क्लियर हुआ? अब देखो ये मॉडल कैसे लेकर आए, अभी यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक दो चीज हमने समझी। क्या समझा? सबसे पहले कैपिटल एक्यूमुलेट कैसे करेंगे, एग्रीकल्चर से, और क्या बनाएंगे, हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज में क्या करेंगे, क्या होगा, अगर किसी से टेक्नोलॉजी और गुड्स चाहिए हैं तो हमें भी तो उसे कुछ भेजना पड़ेगा, तो इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे डोमेस्टिक गुड्स से,
ये चाइना ने डिसाइड किया। अब ये दो एक तरीके से मॉडल की बात कर रहे हैं कि इस मॉडल की वजह से चाइना ने क्या किया, यूज इट्स रिसोर्सेज टू एस्टैब्लिश द फाउंडेशंस ऑफ एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑन अ स्केल दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर। तो यहाँ से चाइना अपनी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को इतना बेस्ट बना लेता है जितना इससे पहले नहीं बना पाया था। तो चाइना एक तरीके से जो इसके रिसोर्सेज हैं, इस मॉडल की वजह से क्या हुआ, अपने ही रिसोर्सेज को यूज़ करता है, कुछ फॉरेन एक्सचेंज करता है, कुछ कैपिटल जनरेट करता है और अब एक ऐसा फाउंडेशन इस्टेब्लिश करता है चाइना, ऐसी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी लेकर आता है जो पहले कभी नहीं थी। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने सबसे पहले पॉइंट में ये देखा कि इकोनॉमी सेक्टर चाइना ने कैसे राइज किया। एक मिनट यहाँ लिखते हैं, इकोनॉमी सेक्टर कैसे राइज किया। तो सबसे पहले तो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के लेवल तक आने की कोशिश की, सोवियत मॉडल को अपनाया और इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें की। तो ये तो इकोनॉमिकली हो गया। बट अगर हम किसी भी कंट्री के राइज की बात करते हैं तो सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली तीनों तरीके से इसका राइज होना ज़रूरी होता है। तो एम्प्लॉयमेंट, अब हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट और सोशल वेलफेयर की। यहाँ से एम्प्लॉयमेंट और सोशल वेलफेयर सभी सिटीजन्स को एश्योर्ड किया गया कि सभी को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी। अब नौकरी मिलना तो ज़रूरी ही है और इसी के साथ साथ हम समाज में कल्याण के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स भी लेकर आएंगे, प्लान्स, प्रोग्राम्स लेकर आएंगे। And China moved ahead of most developing countries in educating its citizens and ensuring better health for them. अब यहाँ से जैसे ही चाइना ने एम्प्लॉयमेंट देना स्टार्ट किया, सोशल वेलफेयर लेकर आया। आप बताइए, अगर सोशल वेलफेयर और एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे तो क्या होगा, आगे ही बढ़ेंगे ना। कोई भी कंट्री के कंपैरिजन में, एक कंट्री में मान लो आप एक कंट्री में वहाँ नौकरी आपको दे नहीं रहे, अब आपको ऐसा लगेगा यार यहाँ तो नौकरी भी नहीं है और ना ही समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे लिए कोई स्कीम्स ही नहीं लेकर आ रहे हैं। तो अब आप क्या करोगे, बताओ मुझे, क्या करोगे? आप भी कुछ ऐसी कंट्री में जाने की कोशिश करोगे या ऐसी जगह पर रहोगे जहाँ पर आपको नौकरी भी मिल रही हो और आपके लिए अच्छा काम भी हो रहा हो। तो यही चीज़ चाइना ने की और इन सारी चीज़ों की वजह से चाइना मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज से भी आगे निकल गया। और बेसिस क्या थी, सिटीजन्स को बेटर हेल्थ देना। ठीक, इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो यहाँ से इकोनॉमी 5 से 6% रेट पर इंक्रीज होती गई। ये रिस्पेक्टेबल रेट था, इतना रेट पे तो ये इंक्रीज हो ही रही थी। एनुअल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो जो एनुअल ग्रोथ थी 2 से 3% पॉपुलेशन की थी। ठीक है, मीन दैट इकोनॉमिक ग्रोथ वाज इनसफिशिएंट टू मीट द नीड्स ऑफ अ ग्रोइंग पॉपुलेशन। ये कह रहे हैं कि यहाँ से देखो, एक तरफ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कितनी, 2 से 3%, ये एनुअली है। ठीक है, और अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो 5 से 6% जो हम देख रहे हैं, बट ये रिस्पेक्टेबल रेट है। इस वजह से ये देखा गया कि जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जितनी तेजी से यहाँ पर जनता बढ़ रही है, उतनी तेजी से इकोनॉमी की राइज नहीं है। और अगर हो भी रही है तो हम उसको लेवल पर ले कर ही नहीं आ रहे हैं। क्या होगा, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रिसोर्सेज की नीड भी बढ़ेगी, रिसोर्सेज की नीड बढ़ेगी। अगर कंट्री में रिसोर्सेज नहीं होंगे तो क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट्स कराना पड़ेगा। इस वजह से ये कहा गया कि जो एनुअल ग्रोथ है 2 to 3% पॉपुलेशन में, मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ सफिशिएंट नहीं थी कि हम ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफिल कर पाए। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अगर हम बात करें तो इतना ज़्यादा नहीं था कि इंडस्ट्रीज के लिए भी यूज़ कर लिया जा सके। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वाज नॉट सफिशिएंट टू जनरेट अ सरप्लस फॉर इंडस्ट्री। आगे क्या हुआ, अगर हम चैप्टर 1 की बात करें तो हमने चैप्टर 1 में क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से यूएसएसआर में स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी चल रही थी, हर एक चीज़ स्टेट कंट्रोल कर रहा था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्टेट्स की कैसे कंट्रोल कर रहा था, हर एक चीज़ को स्टेट डोमिनेटिंग हो रहा था। बट चाइना ने भी इसी तरीके के क्राइसिस को फेस किया। इसके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इतने ज़्यादा नहीं थे, इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहे थे और इसी के साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड भी मिनिमल था, पर कैपिटा इनकम भी बहुत लो थी। तो तीन चीज़ें देखो, किसी भी कंट्री का आप मान लीजिए आपके सामने अभी जैसे कि रिजल्ट आया, ठीक है, अब जिसकी फर्स्ट रैंक आई है या जिसके मैक्सिमम परसेंटेज आए हैं उनको लेकर आएंगे और आपसे बात करवाएंगे कि आप इनसे मिलिए, इन्होंने कैसे मेहनत की। तो वो बंदा क्या करेगा या बंदी क्या करेगी, आपको थोड़ी बहुत स्टोरी भी बताएगी कि ना मैं ऐसे पढ़ती थी बट इससे पहले मुझे ये प्रॉब्लम थी। तो ठीक उसी तरीके से चाइना में भी पहले बहुत सारी प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम ये देखी गई कि एग्रीकल्चर इतना नहीं था कि इंडस्ट्री में सरप्लस हो पाए,
और इसी के साथ साथ और क्या देखा गया, इंटरनेशनल ट्रेड इतना नहीं था, पर कैपिटा इनकम बहुत लो थी। ठीक, क्या होता है चाइना की, अगर हम लीडरशिप की बात करें तो चाइना ने 1970s में इसकी जो लीडरशिप थी उन्होंने मेजर पॉलिसी डिसीजंस लिए। चाइना अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइसोलेशन कब खत्म करता है, मतलब कि एक तरीके से इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली ये वर्ल्ड लेवल पर कम्युनिकेट या इंटरेक्ट नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ चाइना 1972 में रिलेशंस इस्टेब्लिश करता है और 1972 से चाइना के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइसोलेशन, मतलब जो सिर्फ एक तरीके से इतना एरिया जो है यहीं पर हर एक चीज़ हो रही है, बाहर कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, ये चीज़ खत्म हो जाती है। ठीक, आइसोलेशन यहाँ से खत्म होता है। प्रीमियर ज़ोउ एनलाई ये 4 मॉडर्नाइजेशंस लेकर आते हैं, जिसमें 4 मॉडर्नाइजेशन है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री। कब लेकर आए, 1973 में। कौन से थे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि 4 मॉडर्नाइजेशंस कौन से थे, तो एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज एंड मिलिट्री। ठीक, क्लियर हुआ। 1978 तक की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे लीडर थे देन जियाओपिंग। तो ये हैं हमारे देन जियाओपिंग। ये क्या करते हैं, ये ओपन डोर पॉलिसी लेकर आते हैं और यहाँ से चाइना की इकोनॉमी में सुधार आना शुरू होते हैं। तो आज भी ओपन डोर पॉलिसी सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, तो कब आई, 1978 में। ये क्यों लेकर आई, ये पॉलिसी लाने का कारण क्या था, क्या थी ओपन डोर पॉलिसी, तो ये पॉलिसी लेकर आए थे हायर प्रोडक्टिविटी होगी। ओपन डोर पॉलिसी है मतलब कि जो और कंट्रीज़ हैं या जो नेबर हैं या रीजन में जितने भी लोग हैं, कंट्रीज़ हैं, लोग तो यहाँ पर नहीं, तो कंट्रीज़ हैं, वो क्या करेंगी, ओपन डोर पॉलिसी है चाइना की कि तो जाकर इन्वेस्टमेंट करेंगी, बिजनेस सेटअप करेंगी, इंडस्ट्रीज़ लेकर आएंगी। तो ये पॉलिसी जनरेट करती है हायर प्रोडक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल की वजह से एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड। क्योंकि अब क्या हुआ, आइसोलेशन खत्म हुआ, इंटरेक्शन बढ़ा, इंटरेक्शन की वजह से क्या हुआ, चाइना में काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स आए कैपिटल के और टेक्नोलॉजी भी अब चाइना में आने लगी। तो इस तरीके से अब रिफॉर्म्स की स्टार्टिंग की चाइना ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चाइना ने एक अपनी मार्केट इकोनॉमी इंट्रोड्यूस की, अपने ही रास्ते पर चलते हुए, अपने ही तरीके से। चाइना ने शॉक थेरेपी को फॉलो नहीं किया। अगर शॉक थेरेपी क्या है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, तो इस पर हमने वीडियो बनाया है, आप जाकर देख लीजिए। तो चाइना ने कभी भी शॉक थेरेपी की तरफ नहीं देखा, मतलब कि एक ये ट्रांजिशन मॉडल था शॉक थेरेपी में, जिसमें कहा गया कि अचानक से एकदम इतना ज़्यादा चेंजेस लेकर आएंगे, डेवलपमेंट आएंगे कि मॉडल रहेगा, ये मॉडल ऑफ ट्रांजिशन था शॉक थेरेपी। चाइना ने इसे बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया। चाइना बहुत धीरे धीरे इकोनॉमी को ओपन करता गया, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया 1982 में और इसी के साथ साथ इंडस्ट्रीज का प्राइवेटाइजेशन किया गया 1998 में। ये फैक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से याद रखिएगा। ट्रेड बैरियर्स, अब ट्रेड बैरियर्स थे, आइसोलेशन था, ट्रेड बैरियर्स भी खत्म किए, मतलब अब दूसरी कंट्रीज़ हमारे यहाँ भी आ सकती है, हम उनके यहाँ भी जाएंगे, ड्यूटीज़ नहीं रहेंगी, रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे, ट्रेड बैरियर्स हटाए गए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ही, वेयर फॉरेन इन्वेस्टर्स कुड सेटअप एंटरप्राइजेस। मतलब चाइना ने यहाँ पर बहुत समझदारी दिखाई, पूरे तरीके से ट्रेड बैरियर को ख़त्म नहीं किया, सिर्फ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे, वहाँ पे चाइना ने कहा कि यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं और अपना एंटरप्राइजेस आप सेटअप कर सकते हैं। चाइना की अगर हम बात करें तो जो स्टेट प्लेड एंड कंटिन्यूज टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेटिंग अप अ मार्केट इकोनॉमी, तो मार्केट इकोनॉमी सेटअप करने के लिए चाइना के स्टेट हमेशा काफ़ी अच्छे से वर्क कर चुके। अगर यहाँ इंडिया के डेवलपिंग लॉजिस्टिक नेटवर्क बताए गए कि जिस तरीके से पोर्ट्स हैं, सिटीज़ हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर सिर्फ रिलेट करके बता रहे हैं इंडिया से कि इस तरीके से चाइना ने भी काफ़ी अच्छे से वर्क किया और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो चाइना की थी, यहाँ से चाइनीज़ इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट मिलता है कि जो एक ठहराव था चाइना की अर्थव्यवस्था में वो ख़त्म होता है और अब ये एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं, अब वर्क करना काफ़ी अच्छे से स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर के प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से क्या हुआ, तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से रूरल इनकम्स भी इंक्रीज होती गई। हाई पर्सनल सेविंग्स जो रूरल इकोनॉमी में थी, यहाँ से अब क्या हुआ, एग्रीकल्चर बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, इनकम बढ़ी,
इनकम बढ़ी तो अब इन्होंने सेविंग्स स्टार्ट की, तो सेविंग्स की वजह से रूरल इंडस्ट्री में भी एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलता है। चाइनीज़ इकोनॉमी की अगर हम बात करें, चाहे इंडस्ट्री हो एग्रीकल्चर हो, दोनों ही बहुत फास्टर रेट पर इंक्रीज हुई। चाहे इंडस्ट्रीज़ के लिए हैवी इंडस्ट्रीज सेटअप की, चाहे एग्रीकल्चर के लिए क्या स्टार्ट किया, एक तरीके से ओपन डोर पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट्स स्टार्ट किए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का क्रिएशन की वजह से फॉरेन ट्रेड बढ़ा और चाइना मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बना एफडीआई का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, ओपन डोर पॉलिसी की वजह से, जितना आज की डेट में कहीं पर भी नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो एक टाइम पर बिल्कुल भी नहीं थे, फिर देखा गया इट हैज़ लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दैट नाउ अलाउ इट टू मेक बिग इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्रीज। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छा है तो जितना इन्वेस्टमेंट चाइना में हो रहा है उतना ही चाइना भी अदर कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रही है। चाइना एसेशन कर रही है नहीं, चाइनाज के एक्सेशन की अगर हम बात करें WTO में, तो ये आया 2001 में और यहाँ से धीरे धीरे करके ये वर्ल्ड लेवल पर सारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट लगभग बनता गया। कंट्री की अगर हम बात करें तो ये जो इंटीग्रेशन करना चाह रहा था वर्ल्ड इकोनॉमी में और फ्यूचर वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर को ये क्या करता है, शेप देता है और इस तरीके से चाइना की इकोनॉमी राइज होती है। लेकिन देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चाइना ने इतने अच्छे से राइज किया, इतने अच्छे से इंप्रूवमेंट हुए, डेवलपमेंट हुए, तो क्या ये इंप्रूवमेंट डेवलपमेंट सभी को मिले? तो ऐसा भी नहीं है। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना में सभी को ये बेनिफिट्स नहीं मिले हैं रिफॉर्म्स के, सुधार के। अनएम्प्लॉयमेंट चाइना में बढ़ा, नियरली 100 मिलियन पीपल आज की डेट में जॉब सर्च कर रहे हैं। फीमेल एम्प्लॉयमेंट और कंडीशंस ऑफ वर्क की अगर हम बात करें तो आर एज बैड एज इन यूरोप ऑफ द 18th एंड 19th सेंचुरीज। मतलब कि यूरोप में जो 18th और 19th सेंचुरीज में एक तरीके से बेड कंडीशंस थी, उससे भी ज़्यादा खराब कंडीशन फीमेल एम्प्लॉयमेंट और वर्क कंडीशंस हैं चाइना में। ठीक, आगे बढ़ें। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हुआ है क्योंकि कारण क्या है, हैवी इंडस्ट्रीज, पॉल्यूशन और इसी के साथ साथ डिग्रेडेशन। अब करप्शन भी इंक्रीज हुआ है क्योंकि इकोनॉमी एक तरफ राइज हो रही है बट कहीं ना कहीं तक भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, इनइक्वालिटी आई है अर्बन और रूरल एरियाज में, रेसिडेंट्स एंड कोस्टल एंड इनलैंड प्रोविंसेस में। ठीक, रीजनली और ग्लोबली चाइना एक इकोनॉमिक पावर है। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है और ये सारी चीज़ें नहीं है तो कैसे इकोनॉमी राइज कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइनाज इकोनॉमी के इंटीग्रेशन की बात करें, इंटरडिपेंडेंसीज की बात करें तो यहाँ से चाइना एक ट्रेड पार्टनर की तरह बना है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है अदर कंट्रीज़ को इसके साथ ट्रेड करने के लिए चाइना के साथ। आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं जापान, US, आसियान के साथ, रशिया के साथ, बट कहीं ना कहीं तक इकोनॉमिक कंसिडरेशन इन सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा टेम्पर्ड होता है और इट होप्स टू रिजॉल्व इट डिफरेंसेस। और चाइना हमेशा कोशिश करता है कि इसके डिफरेंसेस रिजॉल्व हो जाएं ताइवान के साथ और इसी के साथ साथ क्लोजली इनटू इट्स इकोनॉमी, मतलब किए जाते हैं कि ताइवान को अपने में इंटीग्रेट करके इसके जितने भी डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म हो। चाइना का राइज, एक तरीके से चाइना इकोनॉमी का राइज हम देखते हैं आसियान इकोनॉमीज के कंट्रीब्यूशन, एक तरीके से इसको फिर से समझो, फियर्स ऑफ चाइनाज राइज have also been mitigated by its contributions to the stability of the ASEAN economies after the 1997 financial crisis। 1997 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये कहीं ना कहीं तक मिटिगेट करता है अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को आसियान इकोनॉमीज़ के स्टेबिलिटी के लिए और कहीं ना कहीं तक इसके इन्वेस्टमेंट की बात करें, पॉलिसीज़ की बात करें तो लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ये कहीं बढ़ते जा रहे हैं और ये ग्लोबल प्लेयर बन रहा है डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में। ग्रेट वॉल, द ग्रेट वॉल अगर हम ये देखें और ये जो ड्रैगन को हम देख पा रहे हैं, ये दो सिंबल हैं जो चाइना से सबसे ज़्यादा अच्छे से एसोसिएटेड है। आप आगे चलकर जो भी एग्ज़ाम देंगे, चाहे आपका CUET हो या सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो और आपका 12th बोर्ड का ही एग्ज़ाम हो, तो ये पूछा जाएगा कि कौन से दो सिंबल चाइना के मेनली हैं, एसोसिएटेड हैं। तो ये है द ग्रेट वॉल एंड ड्रैगन। ठीक है, ये कार्टून कहीं ना कहीं तक डिपिक्ट करते हैं चाइना की इकोनॉमिक राइज को और ये पूछा जा रहा है व्हाट डू यू थिंक इज द लिटिल मैन इन दिस कार्टून, कैन ही स्टॉप द ड्रैगन, क्या ये ड्रैगन को स्टॉप कर पाएंगे या नहीं। तो इस तरीके से आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उस बेसिस पर थोड़ा सा इसे इम्प्लीमेंट करके बताइए। एक और चीज़ यहाँ पर दी गई है चाइनीज़ बाईसाइकिल। ठीक है, ये चाइनीज़ बाईसाइकिल है। लाइक द ओपनिंग इमेजेस फॉर दिस चैप्टर द फर्स्ट कार्टून कमेंट ऑन द चेंज इन, पहला कार्टून जो है ये कमेंट एक तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है चाइना के ओरिएंटेशन का।
सेकंड, बाईसाइकिल सिंबल यूज़ कर रहे हैं, तो चाइना लार्जेस्ट यूज़र है बाईसाइकिल्स का वर्ल्ड में, और यहाँ से हमें बताया गया है कि इसकी ड्युअलिटी के बारे में, कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में। तो इनको थोड़ा सा हम एनालाइज करके सीखेंगे जब हम सॉल्यूशन पार्ट्स पर आएंगे। और इसी तरीके से आज के सेशन में हमने ये देखा कि किस तरीके से चाइनीज़ इकोनॉमी का राइज हुआ, कैसे पहले चाइना इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं था बट धीरे धीरे करके कैसे मॉडल को फॉलो किया, और किस तरीके से आज की डेट में इतने सारे रिफॉर्म्स होने के बाद चाइना एक राइज ऑफ, मतलब एक तरीके से ग्रेटेस्ट चाइनीज़ इकोनॉमी में हम उसको देखते हैं। सो आई होप आज का ये सेशन आपको समझ आया होगा, और मैंने जो भी पढ़ाया आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड धन्यवाद।